हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से आपके सामने में प्रेजेंट हूँ लेकर के एक नई वीडियो क्लास 10th चैप्टर 1 की मैराथन। एंड आज 45 मिनट्स में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ताकि जब आपके एग्जाम हो तो आप बेस्ट वे में रिवाइज कर सकें, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, एग्जाम्पल्स एंड सम बोर्ड क्वेश्चंस। तो आइए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज फ्रेंड्स रियल नंबर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इज थ्योरम्स। इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम्स हैं जिससे रिलेटेड बोर्ड में 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 इज 3 मार्क्स का एंड सेकंड इज 2 मार्क्स का। टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। सो द थ्योरम ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। This theorem states that every composite number can be expressed as product of prime and this factorization is unique. In a very simple way, this theorem statement says that any composite number, अगर आप सभी को डाउट है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं तो मैं आपको यहां कंफर्म कर देता हूं स्टूडेंट्स। द नंबर विच कम्स इन 2 or more tables like 10, 12, 14 एक्सेट्रा, वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एंड किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और वो फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यूनिक होना चाहिए। जैसे मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ। अगर मुझे 14 रिप्रेजेंट करना है सो आई विल राइट 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक बिकॉज दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको थ्योरम में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर सेकंड की। थ्योरम नंबर सेकंड स्टेट दैट लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है, एक प्राइम नंबर है। एंड A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। A क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी एक इंटीजर लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। इफ P डिवाइड A स्क्वायर, यानी कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन P डिवाइड्स A। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने एक प्राइम नंबर 3 ले लिया और अगर 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 9 को, तो स्टूडेंट्स हमको अच्छे से पता है कि वो 3 जो है इस 3 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं 3 डिवाइड 3 स्क्वायर तो 3 डिवाइड करेगा 3 को भी। और ये हम अच्छे से जानते हैं। एंड इस थ्योरम का यूज हम करेंगे जब अपने क्वेश्चंस को प्रूव कर रहे होंगे, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आता है और जो हमारे एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है। सो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स बेसिकली जो बात करी गई है वो 2 टॉपिक्स पर बात की गई है। फर्स्ट इज जो हमारे नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट के अंदर आते हैं उनको शो करके दिखाना कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। लेकिन जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर, उसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है या फिर इसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रूफ करना होता है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में टोटल एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है और वो फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इसी फॉर्मूले का एक दूसरा रूप भी होता है, अनदर टाइप, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसे एक ही ह्यूमन की 2 आइडेंटिटी होती हैं सबसे कॉमन कि आई एम अ बॉय एंड आई एम अ ब्रदर ऑफ समवन। मैं लड़का भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं, ऐसे ही कोई हो सकता है। सेम इसी तरीके से ये एक थ्योरम है जिसमें कि इसके 2 टाइप दिए गए हैं, दोनों आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आइए चलिए मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेता हूं और उन एग्जांपल्स से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम एंड फॉर्मूलाज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूं। So students, I am taking some simple examples for you explaining.
So students, question number 1 is 90 and 144. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जो कि है 90 एंड 144। इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इतने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आपको दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज टेबल या कैलकुलेशन, ताकि आप किसी भी बड़े से बड़े या टफ या टिपिकल नंबर को फैक्टराइज कर सको वेरी इजिली। तो यहाँ पर हमें तो डिफरेंट नंबर्स मिले हैं। फर्स्ट इज 90, सेकंड इज 144 एंड हमें इनमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? हमें इनमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड उसके बाद इस फॉर्मूले को प्रूफ भी करना है। यानी कि क्वेश्चंस दो तरीके से आते हैं। फर्स्ट में आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना होगा, सेकंड में आपको हो सकता है कि फॉर्मूला प्रूफ करना हो। तो मैं आपको दोनों ही चीजें करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 90 के फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 and 5 1 ja 5. So students, you can see that we will factorize the 90. Now we will factorize the 144. 2 7 ja 14, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 6 ja 12, 2 1 ja 2, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3. So student, you can see that we will factorize the 144 also. Now finding the HCF. The full form of HCF is highest common factor, यानी कि जो मैक्सिमम कॉमन डिजिट्स होंगी हमें वो लेना है। ये 2 ले लिया, सेम है। एक 3 ले लिया स्टूडेंट्स, ये भी सेम है। एक और 3 ले लिया, ये भी सेम है। यानी कि 2 3 जा 6, 3 जा 18, दैट इज ऑलरेडी आवर एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अब फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सिमिलर है हमको वो भी लिखना होगा एंड जो नहीं है वो भी लिखना होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बचता है 5, तो हम यहाँ 5 पे राइट डाउन करेंगे एंड यहाँ बचता है 2 2 जा 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 40, 5 8 जा 40, 18 4 जा 72, 0 का 0. So we will find the HCF which is 18 and LCM is 720. Now we have to solve the question according to the formulas. So now when apply the formula, LCM multiply HCF, 720 multiply by 18 equal to 90 multiply by 144. एंड स्टूडेंट, जब इस पार्ट को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, या मैं इसी को रिमूव कर देता हूँ फॉर्मूले को ही। फॉर्मूला आपके सामने ऑलरेडी मेंशन है और उम्मीद करता हूँ आपने इसको लर्न भी कर लिया होगा। सो 1800, 18 2 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 18 7 जा 126 और 3 129। नाउ स्टूडेंट्स, सॉल्विंग 0 का 0, 9 4 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 9 4 जा 36, 36 और 3 39 का 9 कैरी गया 3, 9 1 जा 9 and 3 12. So students, you can see that our both the sides are equal, means of that left hand side and right hand side both are equal. यानी कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है एंड दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रहा है। यानी कि इससे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो कितना इजीली प्रूफ हो चुका है एंड 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में और आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप की आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ले सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप क्लास 10th में है तो उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से आता होगा। अब मैं कुछ डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो एमसीक्यूज में या 2 मार्कर क्वेश्चंस में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमको, द क्वेश्चन इज check 6 to the power n can be end with the digit 0 and
विद डिजिट 0। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि चेक करो कि 6 टू द पावर n है, यानी 6 की पावर n है, इसको हम कैन बी एंड्स विद डिजिट 0, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 0 आता हो और वो इसका फैक्टर भी हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसका पता लगाते हैं। तो द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 6 के। फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख सकता हूँ 6 टू द पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, एंड जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ दैट इज 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 के जो दो कॉमन फैक्टर्स होते हैं विच इज 2 एंड 3 एंड अनदर वन इज 6 ऑल्सो, यानी कि 6 के टोटल दो ही फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, तीसरा खुद 6 होता है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करके रिप्रेजेंट करता हूं तो एक डिजिट आती है 2 टू द पावर n एंड सेकंड आती है 3 टू द पावर n, यानी कि हम लास्ट में लिखेंगे कि we cannot represent 6 to the power n ends with digit 0, ends with digit 0। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, बच्चों को कंफ्यूजन करता है और पूछा भी जाता है। तो इसको करने का तरीका जो होता है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर 6 की पावर n की जगह डिजिट आपकी कुछ भी हो सकती है यहाँ पर टीचर, लेकिन करने का मेथड सेम होगा। मैं आपको एक बात और रिप्रेजेंट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर देना चाहता हूँ डिटेल में कि जब बच्चे क्वेश्चंस को करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते, रूल्स को फॉलो नहीं करते। और सीबीएसई बोर्ड में इस साल से जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है कि सीबीएसई की वेबसाइट ही हैक्स हो रही है, चेकिंग में गड़बड़ी पाई जा रही है, उस हिसाब से अगर आपने स्टेप को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि क्लास 10th की भी जब चेकिंग हो तो अगर आपका क्वेश्चन ठीक है लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया तो आपको मार्क्स प्रोवाइड ना हो। तो स्टूडेंट जिससे आपकी जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज हो सकती है वो डाउन जा सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस को करें स्टेप बाय स्टेप करें, पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करें, ताकि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके हमको फुल मार्क्स प्रोवाइड किए जाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ और सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। अब आई विल टेकिंग द अनदर एग्जांपल। 7 multiply 11 multiply 13 plus 13, and the another one is 7 6 5 4 3 2 1 multiply 5, 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। So students, you can see that I have taken the two different examples. First one is this and second one is this. And in this question, we have to prove या solve that, checking that are composite numbers। हमें ये बताना है कि क्या ये composite number है कि नहीं है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो आइए solve करते हैं। और जिन बच्चों को composite number के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, मैं लास्ट में फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप फर्स्ट पार्ट को लेते हैं 7 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस 13, तो मैं सबसे पहले 13 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे सामने बचता है 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। आफ्टर सॉल्विंग 13 77 प्लस 1 एंड 13 मल्टीप्लाई 78। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा मेन डिजिट कुछ भी रहा होगा इसके यहाँ पर दो यूनिक फैक्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज 13 एंड सेकंड इज 78। इस 78 को भी हम इसके और जो कॉमन फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, बट हमें उसकी नीड नहीं है। यानी कि सिंपल वे में कि नंबर जो भी रहा हो उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं,
यानी कि इसीलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा स्टूडेंट्स। तो आपको लास्ट में बस यहाँ पर लिखना होगा यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही आइए हम अपने सेकंड वाले पार्ट को चेक करके बताते हैं। द नंबर इज 7 6 5 4 3 2 1 plus 5. I will solve taking common 5. The solution is 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 1. So students you can see that कि यहाँ पर भी जो हमारा क्वेश्चन है उसके दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज 5 एंड सेकेंड वन जो इसको सॉल्व करके आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा मेन डिजिट रहा होगा हमें उससे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस मेन नंबर के यहाँ पर दो से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं और दो से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल होने पर जो हमारा डिजिट होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको यस लिख सकता हूँ, यानी कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है और इसको हम इसके फैक्टराइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये दो डिफरेंट काइंड के सम्स जो हैं जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिए थे और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं जो कि डायरेक्ट बोर्ड में आए हुए हैं और आपके एनसीईआरटी से भी बिलोंग करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना होता है कि वो रैशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। So students, our question is so that root 2 is an rational number. So students, अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपके सामने बोर्ड पर मेंशन है। बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है ये कि रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि हमें ये रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि जो ये रूट 2 है ये रैशनल नंबर है या नहीं है। और इसको करने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, वो दोनों थ्योरम्स जो कि हमने स्टडी करी थी स्टार्टिंग में वीडियोस के। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड सेकंड वन इज इफ p is a prime number and it divides a square so it divide a also. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है और एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमें लिखना पड़ता है लेट एज्यूम रूट 2 इज एन रैशनल नंबर, then there exist a and b such that रूट 2 इक्वल a अपॉन b। यानी कि स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन।
अगर आप इस टाइप के स्टेटमेंट को क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते हो तो आपके इस टाइप के मार्क्स काट लिए जाते हैं, क्योंकि यही वो स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमने क्या लेट किया है और हमें आगे चल कर के क्या सॉल्व करना है और हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने माना √2 इज एन रैशनल नंबर, हमको मानना है कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर आप रैशनल नंबर मानते हो तो हमें एक दूसरा रैशनल नंबर लेट करना होगा अपने आप से a एंड b सच दैट कि √2 इक्वल होगा a/b। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए। इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में आपको बताऊंगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 इक्वल टू a² / b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2b² इक्वल टू a²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि अब हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स। अगर स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट में लिख सकते हो, और अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, a² को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, a को डिवाइड करेगा, जो कि हमने अपने थ्योरम नंबर 2 से लिखा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके सिंपल यानी कि फैक्टर्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक लिखने पर आपका जो क्वेश्चन है वो हाफ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जिस नंबर से आप वेरिएबल को डिवाइड कर रहे हो उसी के इक्वल में आपको एक कांस्टेंट लेट करना होता है, यानी कि हम लेट करेंगे a इक्वल टू c। अब ऐसा क्यों लेट करते हैं स्टूडेंट्स वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो बने रहिए। अब ये जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये हमें पुट करनी होती है इक्वेशन नंबर कहां पर, 1 में। तो आइए इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो b² इक्वल टू 2c² / 2, b² इक्वल टू में 4, c² / 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b² इक्वल टू 2c²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप ध्यान से देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड कर रहा है b² को एंड 2 डिवाइड करेगा b को, एंड दैट इज कॉन्ट्रिडिक्शन। दैट इज कॉन्ट्रिडिक्शन। अब ये कॉन्ट्रिडिक्शन क्या है स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था a और b आर को प्राइम, तो ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जो कि दो ऐसे नंबर जो सेम टेबल में नहीं आते उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। यानी कि अगर आप एक रैशनल नंबर चूज करेंगे तो आपको चूज करना होगा 3/4। ये दोनों ही दोनों हमारे को प्राइम हैं, क्योंकि कोई भी एक ऐसा सेम टेबल नहीं है जो कि 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर सके। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो a है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, और जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि हमने तो बोला था a और b को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर a और b को प्राइम नहीं है। अब यानी कि हमारी बात गलत साबित हो गई। तो जब हमारी बात गलत साबित हो गई तो इससे ये पता चलता है कि जो a/b है ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर ये रैशनल है तो ये रैशनल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हमने माना था। तो इसीलिए मैंने लिखा दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशंस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत मान लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो आप यहां लिख दोगे सो √2 इज इरेशनल नंबर। तो आप यहां पर क्या मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स, √2 इज एन इरेशनल नंबर। और जहां तक आप ये लिखते हैं आपके 3 मार्क्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और आप बोर्ड में
इजिली 3 मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से है जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आता है और कंपलसरी आता ही आता है। इसके जैसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि √2 की जगह √3 मिल जाएगा आपको, √5 मिल जाएगा, √7, 11, 13, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि प्राइम होगा तो उसके करने का मेथड स्टूडेंट्स पूरी तरह सेम होगा। टोटल इसमें 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में क्या करना होता है मैं आपको एक बार फिर से वेरी सिंपल वे में रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको लेट करना है इट इज ए इरेशनल नंबर। आपको गिवन है रैशनल, आपको चूज क्या करना है, रैशनल नंबर। उसके बाद आपको एक रैशनल नंबर मानना पड़ेगा ए बी, ए और बी को प्राइम होने चाहिए। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नंबर है दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2, ये अपन बी स्क्वायर आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे एंड 2 को इधर डिवाइड में करेंगे। ये स्टेप स्टूडेंट दोनों ही कंडीशंस में कॉमन होता है कि 2 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को तो 2 डिवाइड ए। अब अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 2c के इक्वल हो जाएगा। अब ये 2c क्यों माना मैं अभी बता देता हूं आपको, पहले इसको समझ लेते हैं। अब ये जो a की वैल्यू है हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी होती है, तो बी स्क्वायर हमने सेम रखा, a की जगह पुट करा 2c, इसका स्क्वायर करा तो 4c स्क्वायर आया। वापिस मैं यहां देख सकता हूं कि 2 से 2 कैंसिल आउट होकर ये बचा 2c स्क्वायर। 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि एक रैशनल नंबर a अपॉन b है और वो को प्राइम है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। इसीलिए हमने लिख दिया दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि ये बात गलत है। बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशंस, क्योंकि हमने गलत माना था √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसीलिए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। अब इसी तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पर √3 पुट करके सॉल्व कर सकते हो, √7 कर सकते हो, √11 कुछ भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन एक और पूछा जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वाले क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो आइए मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको वो भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने एक अनदर क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 5 माइनस √3, एंड इसको भी करने का जो तरीका है स्टूडेंट्स वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको ये लाइन यहां से यहां तक सेम लिखनी पड़ती है, यानी √2 की जगह आप बस क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, यानी कि लेट अज्यूम 5 माइनस √3 इज एन रैशनल नंबर, then there exists a b such that a b are co-prime and 5 minus हम यहाँ लिख देते हैं a अपॉन b इक्वल टू 5 माइनस √3 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है स्टूडेंट्स, सर थोड़ा इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं a अपॉन b इक्वल टू 5 माइनस √3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या होता है, जो रैशनल नंबर होता है उसको एक साइड करते हैं और इरेशनल नंबर को एक साइड। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर √3 नेगेटिव है, इधर आकर के पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, एंड 5 माइनस a अपॉन b पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देन √3 इक्वल टू b 5b माइनस का a अपॉन में b। एंड स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम पहले से जानते हैं कि चाहे वो √2 हो या फिर √3 हो, इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √3 इरेशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर की कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सो दैट 5 minus √3 is also irrational number। तो अगर √3 हमारा नालायक है, मीन्स इरेशनल नंबर है, तो
तो वो जिन नंबरों के साथ में आएगा वो भी हमारे नालायक ही होंगे। मीन्स ऑफ दैट वो भी इरेशनल नंबर हो गया। अगर सिंपल वे में बोला जाए, नालायक सदा सेंस होता है स्टूडेंट्स, मतलब कुछ बच्चे जो मतलब नॉर्मली हल्की फुल्की हरकतें करते रहते हैं, टीचर को टेंशन नहीं देते हैं, है ना, मतलब वो गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला जो बोला जाता है वो वाला सेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे चैप्टर 1 है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में जो थ्योरम थी, जो फॉर्मूला था, मैंने उस पर सभी क्वेश्चंस लिए, हर टाइप के क्वेश्चंस लिया, उसको सॉल्व किया और उसके बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आ गया होगा। द वन थिंग इज नॉट डन इज कि मैंने जो एलसीएम और एचसीएफ है उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं स्टूडेंट। उसका रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ की ढेर सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको समझना है तो आप जा करके मेरे बायो सेक्शन में लिंक होगा, वहां पर जा करके डिस्क्रिप्शन से उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 कोई मैराथन में 1 घंटे के अंदर 45 मिनट में पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी समझेंगे कि बड़े क्वेश्चंस को कैसे 2 मिनट में सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टुडे क्लास इज ओवर।